चलिए आज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो फर्स्ट चैप्टर आपका है पोइट्री का वो पढ़ते हैं। ठीक है, देखोगे जो आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये आपके डू नॉट गो, ये आपके चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और इसके जो राइटर हैं यानी ये पोएम है और पोएम के जो पोएट हैं, पोएट का नाम क्या है? जॉन डन। पोएट का नाम क्या है? जॉन डन। ठीक है ना। और इसमें देखो हम लोग लाइन बाय लाइन जब पढ़े थे, एक लिस्ट बनाए थे, तो उसमें सबसे पहले चैप्टर पोएट्री का क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसके मतलब पोएट कौन है? जॉन डन। इनका बॉर्न कब हुआ था बताओ? 1700 है ना, 1572 में हुआ था और 1631 में इनका डेथ हुआ था। ठीक है ना, बॉर्न बताइए 1572 में और 1631 में क्या हुआ था? डेथ हुआ था। ठीक है ना। अब देखिए इनके इस पोएट को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि बीच में हुआ क्या। स्वीटेस्ट मतलब क्या था? मेरे प्रिय लव आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि गो जो ओल्ड इंग्लिश का है इस तरह से GOE लिखते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में गो ऐसा लिखते हैं। ठीक है ना, ये ओल्ड इंग्लिश का है, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे स्वीटेस्ट भी ठीक है, लव भी ठीक है। यहाँ पे जो पैटर्न आपका गो ऐसे लिखते हैं ओल्ड इंग्लिश में, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? GO को। क्लियर है? ओल्ड इंग्लिश में ऐसे लिखा होता है। देखो ये अपने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक पोएम है। ये अपने वाइफ जॉन डन, जो अपनी वाइफ है एना मोरे, उनके लिए ये क्या करते हैं? रिसाइट करते हैं। रिसाइट का मतलब गाते हैं। ठीक है ना, सिंग करते हैं एना मोरे के लिए। ठीक है ना, हाँ गाते हैं। क्यों? जॉन डन जो है इससे पीछे की कहानी पढ़ेंगे। इस पोएम को मतलब पढ़ने से पहले बैकग्राउंड बहुत अच्छा से बनाना पड़ेगा, वरना डायरेक्ट पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। एना मोरे से ये मतलब शादी करते हैं। अब कब करते हैं? 1601 ईस्वी में। कब करते हैं? 1601 ईस्वी में। याद रखोगे एना मोरे से इन्होंने शादी कब किया? 1601 ईस्वी में उन्होंने शादी किया। अब देखो जॉन डन जो थे लॉ की मतलब क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बताइए कहाँ है? आपको मालूम होगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम में ही है, द UK में। ठीक है ना, बताओ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ? ऑक्सफोर्ड, हाँ। और वहाँ जो इनका बॉर्न हुआ था जॉन डन, ये रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। रोमन कैथोलिक फैमिली। और कैथोलिक जो फैमिली है वो मतलब क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करता है। और इनकी मतलब जनसंख्या क्रिश्चियनिटी में जो रोमन कैथोलिक होता है इनकी थोड़ी जनसंख्या कम है। और ठीक है, एक और मतलब आपको क्रिश्चियनिटी में जब जाएंगे, क्रिश्चियन मतलब रिलीजन में जाओगे तो यहाँ भी दो पार्ट होते हैं। एक रोमन कैथोलिक होता है तो उसकी जनसंख्या क्या होती है? कम होती है। और देखोगे जैसे आप इस्लाम में आएंगे तो शिया सुन्नी होता है, उसी तरह रोमन कैथोलिक मतलब जैसे सुन्नी की संख्या ज़्यादा है जबकि आप देखोगे शिया की जनसंख्या कम है, उसी तरह बिल्कुल है रोमन कैथोलिक फैमिली, उसकी जनसंख्या इसकी कम है। और उसके अगेंस्ट लंदन में क्या नारे लगने लगे, जिसकी वजह से रोमन कैथोलिक होने की वजह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को उनको क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा, लेफ्ट करना पड़ा। क्यों? इनकी कास्टिज़म की वजह से, समझे? तो इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन बाद में लॉ की पढ़ाई इन्होंने दूसरे यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। कहा जाता है कि कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज, वो भी कहाँ है? UK में ही है, यूनाइटेड किंगडम ही है। वहीं से जाके इन्होंने शायद अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट की। आगे चल के मतलब स्टोरी लाइफ में दिया नहीं है, लेकिन ऐसा लोग थिंक करते हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कंप्लीट किया। देखो जब लॉ की इन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की तब लॉयर तो बने, उनका मतलब ड्रीम भी हो गया कंप्लीट। चलो लॉयर बनने के बाद इन्होंने जॉब का सपना देखा कि चलो जॉब भी कर लेंगे। अब जब जॉब करते हैं तो देखोगे लॉ का थोड़ा मतलब डायरेक्ट आपको वहाँ कैबिन कोर्ट में नहीं मिलता। कम से कम 15-20 साल आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब एक सीनियर आप लॉयर बनते हैं, तब आपको वहाँ कैबिन मिलता है। ठीक है, तो ये जहाँ प्रैक्टिस जिस के अंडर करने गए थे, जैसे डॉक्टरेट के अंदर एक मतलब
डॉक्टर कभी डॉक्टरेट करोगे तो वहाँ भी प्रैक्टिस होता है, आप किसी सीनियर डॉक्टर के अंदर आप प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे। उसी तरह लॉयर जो होता है वो भी जूनियर जो होता है वो सीनियर से सीखता है कि कैसे कैसे है, क्या फाइल बनाना है। तो लॉयर बनने के बाद वो गए थे सीनियर से, और वो सीनियर जो था उसी एरिया का बहुत फेमस था, और उसी की जो नीस थी, नीस का मतलब क्या समझोगे, भतीजी, समझ पा रहे, कहीं कहीं पे मतलब डॉटर भी आता है, लेकिन बेहतर होता है वो नीस थी, भतीजी थी, और उसी को मतलब सीक्रेटली चुपके से हिडन करके उन्होंने मतलब प्यार किया और उससे शादी कर ली। किससे? और उसका नाम था एना मोरे। हाँ, जॉर्डन मतलब लॉ की पढ़ाई करने के बाद जहाँ प्रैक्टिस करने गया था, जहाँ जॉब लगा था, उसी की ही नीस भतीजी जिसका नाम था एना मोरे, उससे मतलब सीक्रेटली मैरिज किया, शादी किया। और जब पता चला उनको, उस मतलब डिपार्टमेंट के हेड को जहाँ वो काम करते थे उसी की नीस थी, तब उन्होंने इसके लिए जॉर्डन को कहाँ भेजा, जेल भेजा। जेल मतलब समझ, प्रिजन जाना पड़ा कुछ दिन के लिए, ज़्यादा दिन नहीं था, कुछ दिनों के लिए, मतलब थोड़ा लिटिल टाइम। क्यों? क्योंकि एना मोरे जो इनकी मतलब नीस थी, किसकी, मतलब वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट की, तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरा जो जॉर्डन है वो हमारा अब क्या बन चुका है, हस्बैंड बन चुका है। इनका भी मन नहीं कर रहा था, यानी इनके चचा जो थे एना मोरे के, उनका भी मन नहीं कर रहा था कि मैं अपने ही दामाद को जेल भेजूँ, लेकिन सोसाइटी के दबाव में आकर, प्रेशर में आकर उनको दिखाने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट को बचाने के लिए उनको भेजना पड़ा। कुछ दिनों के बाद एना मोरे के पास वापस जॉर्डन चला आया, मतलब जेल से छूटने के बाद। फिर तब इनके ही चचा कह रहे हैं कि आप इस शहर में ना रहें, बेहतर होगा, क्योंकि हमारी भी कुछ रिस्पेक्ट है। तब ये लोग इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चले जाते। कुछ दिन लोग रहते हैं, अपना मस्ती मजाक होता है, लेकिन जॉर्डन ये टेस्ट करना चाहता है कि जो पहली वाली मोहब्बत है वो हमारे मतलब वाइफ के अंदर, एना मोरे के अंदर है कि नहीं है। इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए वो एक मतलब कहता है कि मैं देखो कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जा रहा हूँ। कॉन्टिनेंटल ट्रिप का मतलब क्या समझोगे, घूमने फिरने, मतलब पहाड़ का इलाका, ये वो मस्ती के लिए जा रहा हूँ। अब ये कह रही कि मैं भी चलूँगी, तो ये कह रही कि तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं, मैं अकेले जाऊँगा। और ये कहते हैं कॉन्टिनेंटल ट्रिप में जर्मनी जा रहे थे। कौन जा रहे थे जर्मनी? तो आपको कहना है जॉर्डन जा रहे थे। ये जान नहीं रहे थे, सिर्फ मजाक करना चाह रहे थे। किससे? अपने वाइफ से टेस्ट करने के लिए कि वो प्रेम, वो मोहब्बत पहले वाली तो उसके अंदर दिलों में है कि नहीं, चेंज तो नहीं हुआ। इस चीज़ को करने के लिए ये जाते हैं, और बस जैसे कहते हैं तो ये कहती मैं नहीं जाऊंगी, मैं पूरी दुनिया छोड़कर तुम्हें अपना दुनिया बनाई हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तब ये रोने धोने लगती हैं। तब ये पोएम स्टार्ट होता है। जॉर्डन ये पोएम लिखते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कि मेरी प्रियता मैं नहीं जाऊँगा तुम्हें छोड़कर। बस टेस्टिंग कर रहे थे, कहते भी नहीं कि मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था, बस अपने दिलों में ये रखते हैं कि बस मैं टेस्ट तो कर लूँ कि इसके दिलों में कितनी मोहब्बत बची। समझ पा रहे? और यहाँ से स्टार्ट होता है ये पोएम का रूबरू, ठीक है ना। अब कुछ पॉइंट है, ऐसी बातें नहीं कि मतलब जल्दी जल्दी ख़त्म कर देना बेहतर होगा, ये बातें आपको समझ में आ गई कि ये है क्या, ठीक है। इसका मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को स्टार्ट करने में बहुत टाइम लगे, इसका मतलब इनकी आधी ज़िंदगी से ज़्यादा पार हो चुकी है तब ये पोएम गाएं। लगभग इन्होंने अपने लाइफ में 12 बच्चे को जन्म दिया। 12 चिल्ड्रेंस मतलब हाँ 12 बच्चे। ये एना मोरे और जॉर्डन में रिलेशनशिप जो मतलब शादी हुई हो तब से लेकर 12 बच्चे को जन्म दिया एना मोरे। तो ये प्रेम का बहुत बड़ा निशानी है। ऐसे नहीं हो सकता है, 12 बच्चे समझ रहे हैं, ऐसे नहीं आ सकते। खेल तो नहीं है। तो एना मोरे ने मतलब जन्म दिया था, बॉर्न बेबी को दिया था बहुत सारे। तो बहुत सारे में 12 थे। अब सोचो, तो वो समझाता है कि देखो ये सब किसकी निशानी है। ये प्रेम की निशानी है और ये ऐसा करते हैं। चलिए ये बातें हैं। अब देखो हमारे मॉडर्न, हाँ नहीं अब चचा की बात होती है कि चचा नहीं, मतलब वो जिस डिपार्टमेंट में जॉब दिए थे जॉर्डन को, उन मतलब एना मोरे के चचा थे, और एना मोरे के मतलब सीक्रेटली मैरिज किया था, शादी किया था, मैरिड किया था उसकी नीस से। नीस मतलब भतीजे से, समझे? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको हटा देता हूँ। देखो पोएम पढ़ने से ज़्यादा मज़ा, देखो प्रोज सेक्शन का तो अलग मज़ा है, पोएट्री सेक्शन का अलग मज़ा है, और इसमें जितना मज़ा हो उसमें थोड़ा कम आता है, ठीक है ना। उसमें थोड़ा नॉलेजेबल बात है, इसमें थोड़ा फैक्ट और मज़े की बात ज़्यादा आती है। तो इसको आप हटा देते हैं, और कुछ नोट डाउन करना तो कर सकते हैं, बाकी तो आपको वीडियो पढ़ा तो जब भी देखोगे तो अब तो अपलोड हो जाता है। अब देखिए कुछ बातें मैं कह देता हूँ इस पोएम में। जब देखो ये बातें कहीं बुक्स में लिखी नहीं होती, अपडेशन नहीं है, टीचर की मतलब जिम्मेदारी होती है कि वो करे। अगर टीचर भी देख देख के दूसरे को पढ़ाएगा तो कभी सक्सेस नहीं होता, क्योंकि किताबें में नहीं होती, ठीक है ना।
तो मुझे उम्मीद जाके वीडियो शेयर कर देना जहाँ जहाँ है, जो भी मतलब है सबको बढ़िया से, कि अब देखो पोएम का जितना भी है मतलब ग्रैंड मदर्स हाउस तक मैं पूरा ऐसे ही पढ़ाऊँगा कि कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बाद ही पोएम पे आएंगे। अब देखिए यहाँ पे अब आते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले हम लोग लाइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ोगे? लाइन। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टैंजा क्या होता है, क्योंकि ये 2 पॉइंट अच्छे लोगों को समझ में नहीं आता। लाइन तो आपने सुना होगा कि लाइन है, फिर स्टैंजा जो पोएम का होता है वो अंडरस्टैंडिंग बहुत कम आता है, सबके बात की बात नहीं होती क्या है स्टैंजा, ठीक है ना। जब कहेंगे बस लाइन शुरू हो जहाँ एंड हो उसको स्टैंजा कहते हैं, ऐसा नहीं होता। स्टैंजा का भी कुछ लिमिट होता है, ठीक है। अब देखो कैसे, मैं सबसे पहले कुछ बातें यहाँ पर हिंदी में लिखता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैं लिखूँ तू नहीं, एक शेर व शायरी से समझाना पड़ेगा, तू नहीं कोई और सही, तू नहीं कोई और सही, कोई और सही। चलिए वीडियो तो कट नहीं रहा प्रॉपर। चलिए तू नहीं कोई और सही, फिर लिखते हैं कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और सही, कोई और सही। ये 2 लाइन हुआ। लाइन का मतलब एक पूरा लाइन, ये लाइन सेंटेंस का एंडिंग जाओ, तू नहीं कोई और सही, एक लाइन मतलब एक सेंटेंस कंप्लीट। फिर तू नहीं कोई और नहीं, कोई और सही। फिर है बहुत लंबी है ज़मीं, बहुत लंबी है ज़मीं, लंबी है ज़मीं, मिलेंगे, बहुत लंबी है ज़मीं। चलिए एक सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हुआ, यहाँ चलिए यहाँ बहुत लंबी है ज़मीं, मिलेंगे लाख हंसी, मिलेंगे लाख हंसी, इस ज़माने में सनम, हंसी मतलब हसीना की बात हो रही है, ठीक है ना। इस ज़माने में सनम, इस ज़माने में, इस ज़माने में सनम, तू अकेली तो नहीं, तू अकेली तो नहीं। अब देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन है इसमें। अब देखो स्टैंजा उसको कहते हैं कि जब शेर व शायरी या कभी भी कोई पोएट गाता है और लाइन जब एंड करता हो उसका पूरा एक मतलब 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन पूरा है, जहाँ एंड होता हो उसका पूरा कंप्लीट सेंस निकलता हो, जहाँ पे एंड हो जाए मतलब सेंटेंस लाइन, उसी को आप क्या कहोगे? एक स्टैंजा कहोगे। जैसे मालूम चला तू नहीं कोई और सही, ये एक लाइन है, इससे कुछ समझ में नहीं आया। फिर कहते हैं कोई और नहीं कोई और सही, फिर भी नहीं समझ में आया। बहुत लंबी है ज़मीन, उतनी अंडरस्टैंडिंग, लेकिन लाइन कंप्लीट होते जा रहा है। मिलेंगे लाख हंसी, जब ये लाइन लिखते हैं इस ज़माने में सनम तो अकेली तो नहीं, तब सबका मीनिंग समझ में आया कि कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब लाइन क्या है? 5, 1 2 3 4 5 लाइन, लेकिन स्टैंजा कितना है? 1 स्टैंजा। यानी पूरी लाइन कंप्लीट करने का 4 हो, 5 हो, 6 हो, जब पूरे लाइन को कंप्लीट करने के बाद पूरा मीनिंग निकलने लगे कि बताना क्या चाह रहे हैं, तब उसको एक स्टैंजा कहते हैं। समझ में आया? देखो इस पोएम में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में 40 लाइन्स है। कितने लाइन्स हैं? 40 लाइन्स है ऐसे क्लियर हुआ। लेकिन बताओ एक स्टैंजा में लगभग स्टैंजा में 8 लाइन्स है। कितने लाइन्स है? 8 लाइन्स है। एक स्टैंजा में कितने लाइन है? 8 लाइन है, और लगभग 5 स्टैंजा है। कितना स्टैंजा है? 5 स्टैंजाज। इतनी बातें क्लियर हुआ। अब देखोगे तब ना हुआ 8 × 5 बराबर कितना होगा? 40 लाइन हो जाएगा कि नहीं होगा। यानी 5 स्टैंजा है और कितने लाइन है एक स्टैंजा में? 8 लाइन है, और बताइए टोटल लाइन कितने हैं? 40। बोलो इतनी बातें भी समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये बातें सब कुछ क्लियर है। अब कुछ बातें और समझते हैं। ये जो हमारे जॉर्डन है, जॉर्डन का बॉर्न कब हुआ है? 1572 में, है ना, और डेथ कब हुआ? 1631 में, ठीक है ना। और ये मतलब क्या थे? तो सबसे पहले रोमन कैथलिक फैमिली में इनका बॉर्न हुआ है, रोमन कैथलिक फैमिली में, और उनको रोमन कैथलिक होने की वजह से इनकी जनसंख्या कम है क्रिश्चियनिटी में, जिसकी वजह से इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, क्योंकि उसके सब क्रिश्चियनिटी में अगेंस्ट हो गए थे कि ये कैथलिक फैमिली ठीक ठाक नहीं है, इसको निकाल ही देना ठीक है, इसके अगेंस्ट हो गए थे। समझ पा रहे? क्योंकि अब स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़े हो तो 600 सेंचुरी में लगभग क्रिश्चियनिटी का डेवलपमेंट हुआ। उसमें बहुत सारे मतलब क्रिश्चियनिटी मतलब अलग अलग हुए थे, किसी का थिंकिंग अलग था, किसी का और थिंकिंग अलग था। समझ रहे? उस टाइम में बहुत बड़े मतलब सब लोग, कितने लोग, लगभग जितने भी साइंटिस्ट हैं सब लोग, जैसे न्यूटन, आपने इसाक न्यूटन का नाम सुना होगा, ठीक है ना, वो भी समझो उसी से बिलोंग करते थे। और उनका भी क्या था? वही थॉट्स था कि जैसे मालूम चला आप साइंस को पढ़ते हो तो क्या होता है कि अर्थ
मूव करती है, मतलब रोटेट अपने मतलब रोटेशन भी करती है अपने एक्सिस पे, और साथ साथ मूव अराउंड भी करती है सूरज की। समझ पा रहे, यानी पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों ओर। जब ये बाइबल में उल्टा लिखा है कि सूरज ही पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। और ये सब जब साइंस उस टाइम में थिंकिंग विचार डेवलपमेंट हो रहे थे, तो कुछ लोग इसके अगेंस्ट चले गए, क्रिश्चियनिटी के बाइबल के खिलाफ चले गए, जिसकी वजह से बहुत से लोग, यही रोमन कैथलिक की बात है, बहुत से लोग को उनका धर्म भी त्यागना पड़ा, बहुत पिटाई कुटाई भी होती। ऐसे ऐसे विचार, और सच में जो थिंकिंग रियलिटी होती है वो रियलिटी है, ठीक है ना। आज भी बाइबल में बातें हैं कि पृथ्वी नहीं मतलब घूमती है, सूरज ही पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ठीक है ना। तो बाइबल गलत नहीं है, क्योंकि बाइबल में दूसरे लैंग्वेज में था, बाद में ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ, तो ट्रांसलेटर गलत कर दिया होगा, समझ रहे। तो बातें अलग है, ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये इससे रिलेट करता है कि रोमन कैथलिक क्या था। चलो अब आते हैं जॉन डन को पढ़ने के। फिर जॉन डन का बॉर्न कब हुआ है? 1572 में, और डेथ कब हुआ? 1631 में, ठीक है ना। अब आते हैं, देखो ये क्या थे, बाद में ये प्रिस्ट बन गए, चर्च के पादरी बने। प्रिस्ट का मतलब क्या समझोगे? पादरी बने थे। अब कब बने थे? तो 1516 ईस्वी में, 1516 में, ठीक है ना। ये 15 और 31 में इनका क्या हुआ? डेथ हुआ। देखो ये सब इश्क विश्क लड़ाने के बाद ये पादरी बने। अब देखोगे जितने लोग ऐसे होते हैं कि जवानी में बहुत अलग थे, तो लास्ट में बुढ़ापे आते आते क्या हो जाता है? देखो क्या बोले, 1572 में, हाँ 1616 में, सॉरी 1616 होगा ना, 1572 में तो जन्म हुआ, 1616 में क्या हुआ है इनका, ये चर्च के पादरी बने, और वहाँ से अपनी लाइफ को मतलब चलाया, मतलब शरीफ शराफत दिखाकर। और लगभग इनका मतलब 60 साल से कम भी, इनका 60 साल होते होते इनका पहले डेथ हो गया, मतलब ज़्यादा दिन मतलब जिए नहीं। अब क्यों ऐसा होता है? देखो अब इसी पोएम में अपने मतलब प्रेमिका जो एनामोरस को समझाते कि देखो मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, ना ही इस उम्मीद में कि तुमसे बेहतर प्यार इस दुनिया में तुम मुझे कोई और दे सकता है, ना ही इस उम्मीद में कि जो तुम मुझे अपनी दुनिया, हर दुनिया को छोड़कर तुम मुझे अपनी दुनिया बनाई हो, और मैं भी तो अपनी दुनिया छोड़कर तुम्हें अपना दुनिया बनाई हूँ, तो मैं तुम्हें इससे सेपरेट कभी नहीं हो सकता। समझ पा रहे? ये किसको समझाते हैं? अपने एनामोरे को, समझ पा रहे। और फिर कहते हैं कि देखो अगर किस्मत में है जाना, मैं तो जाऊँगा, ठीक है ना, और वापस भी आऊँगा। और अपनी कंपैरिजन फिर सन से करते हैं कि देखो सन तो लास्ट टाइम में चला गया था, ईस्टर्न नाइट, ईस्टर्न मतलब पिछली रात सन चला, सन मतलब सूरज चला गया था और फिर से वापस चला है। उसके पास कोई सेंस नहीं है, कोई समझ नहीं है, फिर वो जाता और आ जाता। मेरे पास तो तुम हो बजाने के, तो मैं वापस ज़रूर आऊँगा। और तुम इस तरह से जब रोती हो तो मेरा मतलब क्या हो जाता है, आहें भरती हो, तो मैं भी, मेरे जो ब्लड है, जो आँखों के आंसू जो तुम्हारे गिराते हो, इससे जो तुम्हारी आँखें का आंसू होता है वो तुम्हारे आँखों का आंसू नहीं, वो हमारा समझो ब्लड होता है, ब्लड समझ। और तुम जो आँखों से गिराती हो ना, वो हमारा खून गिरता है। इस तरह से आहें मत भरो, वरना मैं क्या हो जाऊँगा, ख़त्म हो जाऊँगा, बर्बाद हो जाऊँगा। लोग मोहब्बत में इस तरह से बर्बाद नहीं करते एक दूसरे को, समझ पा रहे। इस तरह से ये क्या करता है, पोएम चलता है। अब चलिए हम लोग सरमन्स चलेगा। देखो ये मतलब जो प्रीस्ट बने तो सरमन्स चलाएं। सरमन्स का मतलब क्या होता है? देखो सरमन्स का मतलब क्या होगा, जो धर्म का उपदेश दो, जिसको आप तकरीर कहते हैं, जो धर्म का उपदेश दो कि ये है वो है धर्म के अकॉर्डिंग, तो उसको क्या कहेंगे? सरमन्स। क्यों कहें? क्योंकि प्रीस्ट बन गए थे 1616 में, तब उन्होंने क्या किया था, सरमन्स भी लिखना स्टार्ट किया। सरमन्स मतलब उपदेश देने लगे, ठीक है। फिर क्या हुआ था, फिर करते थे सोनेट्स। सोनेट्स का मतलब क्या होता है, 14 लाइन का एक पोएम हो, 40 लाइन्स का पोएम हो, तो उसको क्या कहोगे? सोनेट्स, ठीक है ना। और सोनेट्स भी ये मतलब बहुत अच्छे से सॉन्ग्स एंड सोनेट्स गाते थे। सॉन्ग्स मतलब क्या होगा? गीत। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स मतलब ये गीत गाते थे, और भी सोनेट्स मतलब 14 लाइन का एक मतलब गीत गाते थे, वो भी मतलब उनका बहुत फेमस था, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। और उसमें भी हॉली सोनेट्स बहुत फेमस था। हॉली सोनेट्स, हॉली मतलब पाक, जिसमें मतलब जो सोनेट्स हो, 40 लाइन्स का पोएम हो, वो बहुत पाक हो, बहुत अच्छा हो, उस टाइप का वो क्या करते थे, हाँ पोएम लिखते थे। अब इसके अलावा जो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स है, फिर कहते थे एलिजीज, ठीक है ना। एलिजीज का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अब देखोगे आपने देखा होगा कि व्यंग रूप से, बहुत अजीब तरह से किसी चीज़ को मतलब देखना, जो आप ना सोच पाओ वो सोच लें, इस तरह को क्या कहेंगे? एलिजीज कहेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब देखोगे एलिजीज के अलावा, ठीक है ना, मेटाफिजिकल पोएट क्यों थे? अब इन्हीं को कहते हैं मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल पोएट। अब मेटाफिजिकल पोएट इनको क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे? आई एक लव पोएम है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, क्या है? लव पोएम, क्योंकि प्रेम में गाए हैं, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लव पोएम है। साथ साथ मेटाफिजिकल क्या है?
पोएट है। क्यों पोएट है, फिजिकल पोएट है? क्योंकि आध्यात्मिक से जुड़े, मतलब जो आप सोच नहीं सकते, फिलोसफी जो जनरल इंसान नहीं सोच सकता, वो सोच कर वो कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, मेटाफिजिकल पोएट। मतलब अलग सोच ही इनका था, और वो थे जॉन डन। समझ रहे? तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आप सब समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ से क्या हो जाता है, लाइन चेंज। अब लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के समझाते हैं कि ये बताना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक स्टैंजा में 8 लाइन को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसको समझाएंगे। क्लियर है? अब चलो ये बातें लिख लेना, फिर ये क्या होता है, लंबा वीडियो बन जाएगा, लगता नहीं? हाँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, नहीं ज्ञान तो आ रहा है, क्या दिक्कत है? ठीक है, एजुकेशन में अगर टाइम जाए तो बेहतर है। ठीक है, अब चलो ये सब हटा देता हूँ, और फिलहाल मैं लाइन बाय लाइन इसको आपको समझाता हूँ। ठीक, चलो अब देखो, यूनाइटेड किंगडम इनका बॉर्न हुआ, सोनेट्स, सटायर्स एंड एलिजीज, और फिलिया इनका था, डिवोशन अपॉन अर्जेंट, इंग्लिश और कैलरिक इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड थे, जॉन डन वाज अ पोएट। चलिए आपके पास देखो रेनबो पार्ट 2 बुक जो होगा उसमें ही फर्स्ट चैप्टर पोइट्री का होगा, उसमें आपका ये लिखा होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है ना, तो हम लोग पहले हैं, देखो लिखते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी नॉट इन द होप ऑफ द वर्ल्ड कैन शो अ फीटल लव फॉर मी। पहले मैं 4 लाइन समझा देता हूँ। पहले क्या लिखते हैं, देखो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, पहले क्या लिखते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका मतलब समझ में आया, मेरी प्रियमता मैं नहीं जाऊँगा। समझ में आ गया, मेरी प्रियमता मैं नहीं जाऊँगा, मतलब होता ना। फिर कहते हैं फॉर वेरीनेस ऑफ दी, फॉर वेरीनेस ऑफ दी मतलब क्या समझोगे, ओल्ड इंग्लिश है, यू योर होता है ना, यू उसे वो कहते हैं। ठीक है ना, दी। ठीक है ना, फॉर वेरीनेस मतलब क्या होता है, थकाव मतलब टायर्डनेस। वेरीनेस का मतलब क्या समझोगे, टायर्डनेस, थकाव। ठीक है ना, टायर्डनेस। तो स्वीटेस्ट मतलब क्या समझोगे, प्रियमता, लवर जिसको कहते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है ना, फॉर वेरीनेस ऑफ, वेरीनेस मतलब क्या समझोगे, टायर्डनेस, थकाव के कारण, तुम्हारे, यू मतलब क्या है, तुम्हारे थकाव के कारण, ये मत समझना मैं तुम्हारे साथ रह रहा कि थक गया हूँ इसके वजह से जाऊँगा, ऐसा नहीं है। फिर दूसरा के बाद तीसरा लाइन है नॉट इन द होप ऑफ द वर्ल्ड, नॉर इन द होप ऑफ द वर्ल्ड मतलब क्या होता है, संसार, दुनिया। होप मतलब क्या होता है, आशा। नॉर मतलब ना ही, मतलब नाइदर नॉर आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, सिंटेक्स में पढ़ना है, और आपको मतलब कंजंक्शन में पढ़ाना होता है। नॉट इन द होप, ना ही इस उम्मीद में, ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया के, ना ही इस उम्मीद में कि अ फीटल लव फॉर मी, मतलब फीटर मतलब इतना गहरा प्यार मुझे कोई देने वाला है तुमसे ज़्यादा। इस उम्मीद में भी मत रखना कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊँगा तो तुमसे बेहतर प्यार इस दुनिया में मुझे कोई और दे देगा। समझ में? ये 4 लाइन समझ में आया? अब ये स्टैंजा कंप्लीट नहीं हुआ। एक स्टैंजा में कितने लाइन हैं? 8 लाइन है, हाफ स्टैंजा कंप्लीट है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रेमता मैं नहीं जाऊँगा। फॉर वेरीनेस ऑफ मतलब तुम्हारे थका के कारण, ऐसा मत समझ कि मैं तुमसे रह के थक गया हूँ, उब गया हूँ, जिसकी वजह से मैं चला जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉट इन द होप ऑफ द वर्ल्ड, ना ही इस उम्मीद में कि आप फीटर लव फॉर मी, इस दुनिया में तुमसे बेहतर प्यार, तुमसे मतलब अच्छा प्यार कोई और देने वाला मुझे मिल सकता है। समझ में आया? फिर कहते देखो फोर्थ लाइन हो गया बट सिंस दैट आई, लेकिन ऐसा है, बट लिखते हैं बट सिंस दैट आई, समझ में आया? बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, मस्ट डाई एट लास्ट। फिर कहते हैं टिस बेस्ट, TIS, टिस बेस्ट। टिस मतलब क्या समझोगे? इट इज़ बेस्ट। सही बात है। अब देखो क्या इस लाइन का मतलब, बट सिंस दैट आई, लेकिन ऐसा है, बट मतलब क्या होगा? लेकिन चूँकि ऐसा है कि मैं मस्ट डाई मतलब क्या समझोगे? DIE, डाई मतलब क्या समझोगे? ओल्ड इंग्लिश में डाई ऐसा होता है, डाई का मतलब यहाँ पे क्या समझोगे? मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा होता है। आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश में इस डाई का मतलब क्या होता है? रंगना। बालू रंगने में क्या लगाते हो? डाई करते हैं ना, कि डाई कराने जा रहे हैं। लेकिन ये ओल्ड इंग्लिश में डाई का मतलब क्या होता है? ओल्ड इंग्लिश में आपको समझोगे, ओल्ड इंग्लिश में इसका मतलब क्या होगा? मरना। ठीक है ना। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इसका मतलब क्या होगा? रंगना। और डाई जो है DI, इसका मतलब होता है मॉडर्न इंग्लिश में मरना। ठीक है ना। तो डाई का मतलब यहाँ मस्ट डाई मतलब पक्का मैं मर जाऊँगा, एट लास्ट एंड में,
इट इज़ बेस्ट, ये भी सच है, मतलब सही बात है, सबका एंड होना है, मैं तो जाऊंगा इस दुनिया से। फिर कहते हैं देखो मस्ट डाई एट लास्ट, फिर कहते हैं आगे टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट, टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट, टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट, मतलब क्या होगा, चलो जो इसी को मतलब टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट, इसका मतलब क्या होगा, चलो जो मैं अपने आप को जेस्ट में मान लेता हूँ, एंजॉय कर लेता हूँ, जो बची खुशी ज़िंदगी है ना, अब क्या होगा, थोड़ा एंजॉय करके हम लोग क्या कर लेते हैं, पार कर लेते हैं, यही हमारे लिए अच्छा भी होगा, और एंड में तो मर ही जाना है, ठीक है ना, तो खुशी ज़िंदगी को पार कर लेते हैं, जो भी हमारी ज़िंदगी में क्या हुआ बचा, क्योंकि आधी लाइफ तो हम लोग पार ही कर चुके थे, है ना, उससे भी ज़्यादा। फिर कहते हैं देखो लास्ट में है 10 बाई फेंड डेथ्स टू डाई, बट लिखा हुआ है देखो 10 बाई 10 TH 10 बाई फेंड डेथ्स टू डाई, इसका मतलब समझ में आया। एंड में हम लोग का देखो अब पूरा एक स्टैंजा आपका क्या कंप्लीट हो गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रेमता मैं नहीं जाऊंगा, फॉर द वेरीनेस ऑफ दी, ना तुम्हारे इस थकाव के कारण कि मैं तुम्हारे साथ रह के थक गया हूँ, नॉट इन द होप ऑफ द वर्ल्ड कैन शो ऑफ फेटल लव फॉर मी, बट मतलब यहाँ तक क्या समझ में आया, स्वीटर लव आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा, ना ही इस उम्मीद में कारण कि मैं तुम्हारे साथ रह के थक गया हूँ, ना ही इस उम्मीद में कि मैं तुमसे बेहतर प्यार इस दुनिया में मुझे कोई और दे सकता है, और फेटल लव फॉर मी, और तुमसे अच्छा प्यार कोई इस तरह का प्यार मुझे दे सकता है, लेकिन ऐसा है कि मैं एंड में मर जाऊँगा, सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, दिस इज़ बेस्ट मतलब ये अंत में ऐसे ही होगा, ये हमारे लिए अच्छा भी है, टू यूज़ माई सेल्फ इन जस्ट, और यही क्या होगा हमारे लिए बेहतर होगा। तो बच्ची खुशी जो ज़िंदगी है, चलो एंजॉय कर लेते हैं, जस्ट कर लेते हैं, मज़ा कर लेते हैं, 10 बाई डेथ्स टू डाई, और ये तो आना ही है हम लोग के करीब, डेथ्स को क्या होना है, हम लोग मतलब बेहोश हो जाएंगे, उसके अंदर जाना ही है, डेथ्स को अपने अंदर कंप्लीट करना ही है, हर लोगों का ज़िंदगी ऐसे ही होता है, समझ पा रहे। अब देखो ये एक स्टैंजा आपको कंप्लीट हो गया, मुझे उम्मीद है कि कहीं पे आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। अब दूसरे स्टैंजा को पढ़ते हैं, इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अब आओ आज जितने भी है, जो भी आपका होगा दोस्त, सबको क्या कर देना है, शेयरिंग, और जाके एक बार नोट डाउन कर लेना, इसका PDF आपको फिर कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे, ठीक है ना। कितना टाइम हुआ, चलो ठीक है। तो फिर कहते हैं देखो अब देखो एस्टर नाइट, फिर अगला स्टैंजा पढ़ते हैं, एस्टर नाइट, एस्टर नाइट, एस्टर नाइट, एस्टर नाइट, एस्टर नाइट, द सने वेंट हेंस, द सने, सने मतलब सनी का मतलब ये सनी का मतलब सन सूरज, द सने वेंट हेंस, हेंस and it is here today, and it is here today, ठीक है ना। ये आपका दूसरा स्टैंजा का दूसरा लाइन है, and it is here today, ठीक है ना। he has not desired nor since, he had का मतलब क्या समझोगे, has not desire, he has no desire nor sense, he has not desire nor sense, not half a shot away, not half a shot away, ठीक है। Then fear not me, then fear not me, ठीक है ना। ये 5 लाइन हुआ है, स्टैंजा 3 लाइन और करेंगे तो कंप्लीट हो। then fear not me, but believe that I shall make, but believe that I shall make
make speedier journey since I take more wings and spurs than he. More wings and spurs than he. चलिए अब देखो 3, 6, 2, 8 फिर से एक स्टैंजा पढ़ेंगे अभी, देखिए कैसे। देखो अभी कहते हैं एस्टर नाइट, फिर कहते हैं एस्टर नाइट मतलब पिछली रात, लास्ट नाइट। एस्टर नाइट मतलब क्या समझोगे, लास्ट नाइट, पिछली रात की बात कर रहे हैं। एस्टर नाइट, लास्ट नाइट। द सने मतलब क्या समझोगे, सन मतलब क्या समझोगे, सूरज। वेंट, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। हेंस मतलब इस तरह, ठीक है ना। एंड इट मतलब अभी, यहाँ। हेयर, टुडे मतलब आज, वहाँ यहाँ है। ही हैड का मतलब क्या समझोगे, हैज़। हैड का मतलब क्या समझोगे, हैज़। डिज़ायर मतलब होता है ख्वाहिश। नॉट मतलब नहीं। सेंस मतलब समझ, ठीक है ना, समझ, ठीक है ना। हाफ मतलब आधा। शॉर्ट मतलब छोटा रास्ता, ठीक है। अब देखिए क्या बता रहे हैं। देन मतलब फियर मतलब डर। नॉट मी मुझसे, बट बिलीव मतलब यकीन करना, भरोसा करना। दैट आई शैल मेक करूँगा, स्पीडियर फास्ट, जर्नी मतलब यात्रा। सिंस आई टेक मोर विंग्स मतलब क्या समझोगे, पर। जो पर का मतलब वो जो डायने होते हैं पक्षियों में, पर जो होते हैं ना वो। स्पर्श देन ही मतलब जो एनर्जी जिससे वो उत्साह से उड़ते हैं, स्पर्श, ठीक है ना। चलो अब देखो इसका मतलब क्या समझना है। कहते हैं एस्टर नाइट, लास्ट नाइट द सन वेंट, वो चला गया। इसका अपना कंपैरिजन अब दूसरे स्टैंजा में करते हैं सूरज से, कि देखिए लास्ट नाइट जो था सन है वो क्या हो गया, चला गया था। एंड इट इज़ हेयर टुडे, और वो आज यहाँ है। मतलब लास्ट नाइट गया और आज यहाँ है। नॉट हाफ अ शॉट अवे, देखो उसके पास कोई रास्ता, ही हैज़ नॉट डिज़ायर नॉट सेंस नॉट हाफ अ शॉट अवे, इसके पास मतलब कोई डिज़ायर नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, ना ही कोई समझ है, ठीक है ना उसकी कोई महबूबा है कि जाता है तो उसके पास जल्दी से वापस आने का कोई कारण है, फिर भी जाता है और वापस आ जाता है। नॉट अ हाफ शॉट अवे, और ना ही उसके पास कोई रास्ता है कि जाएगा अगर शाम या रात तक तो 12 बजे रात में, 1 बजे रात में या भोर में चलाएगा, ऐसा कोई भी शॉर्ट तरीका नहीं है। वो अगर शाम में गया, रात में गया तो दिन में ही वापस निकलता है। ये ऐसा किससे कर रहे हैं, सूरज का कंपैरिजन आपसे करते हैं। देन फियर नॉट मी, तो मुझसे मत घबराओ, मुझसे क्यों डरते हो, मुझसे मत घबराओ। बट बिलीव दैट, मेरे यकीन करो, आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही का मतलब वो सूरज को कहते हैं। ये ओल्ड इंग्लिश का ही ऐसे लिखते हैं, आज के मॉडर्न इंग्लिश में ही ऐसे करते हैं। और देन का मतलब क्या, कंपैरेटिव डिग्री देन होता है और देन लिखा वहाँ, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये कहते हैं दूसरे लाइन में कि ये एस्टर नाइट, लास्ट नाइट में वो सूरज चला गया और वो आज यहाँ है, उसके पास कोई समझ नहीं है, कोई मोहब्बत महबूबा नहीं है, फिर भी वो जाता है और चला आता है वक्त पर। मेरे पास तो तुम हो, ना उसके पास कोई छोटा रास्ता, मेरे पास तो बहुत सारे तरीके हैं आने के, वापस आने के, तो मैं जल्दी ही वापस चलाऊँगा। ये मेरा क्या करो, यकीन करो, और उससे भी ज़्यादा जर्नी, फास्टर जर्नी को क्या करूँगा, तय करूँगा, मेरी ये यकीन कीजिए। और उससे ज़्यादा ही विंग्स मतलब पर लगाऊंगा, एनर्जी लगाऊंगा तुम्हारे तक वापस आने के लिए, ठीक है ना। ये कह रहे हैं इस लाइन से। मुझे उम्मीद है कि दूसरा जो स्टैंजा था वो भी आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब तीसरे स्टैंजा की ओर चलते हैं। तो तीसरे स्टैंजा में देखो, मैं इसको मिटा देता हूँ और तीसरे स्टैंजा देखो, मुझे उम्मीद है कि ये पूरा आ रहा होगा और आप इसको जल्द से जल्द आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे सब में, ठीक है ना। चलिए तो अब बताओ, तीसरा आप स्टैंजा पढ़ेंगे और तीसरा स्टैंजा देखिए क्या है। फिर कहते हैं, चलो मैं पहले लिख ही लेता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा, उससे शॉर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो अब देखिएगा, हम लोग थर्ड स्टैंजा में आ गए, लिख लिया बहुत अच्छे से। अब देखिएगा, ओ मतलब कहते हैं ओ, हाउ फीबल मतलब क्या समझना, कमज़ोर। वीक मतलब क्या समझना, कमज़ोर, ठीक है ना। कमज़ोर इज़ मैंस पावर, यानी आदमियों का जो शक्ति है, मैंस पावर मतलब क्या समझोगे, शक्ति मतलब समझते ही पावर, जो वो क्या होता है,
मैंस फीबल होता है, फीबल मतलब कितना कमज़ोर होता है, दैट इफ़ गुड फॉर्च्यून अच्छे किस्मत अगर आते हैं, अच्छे टाइम आते हैं, फॉल मतलब उसकी ज़िंदगी में आते हैं, कैन नॉट ऐड मतलब क्या समझते हो यहाँ पे जोड़ने की बात है, जोड़ना, तो कैन नॉट अनदर मतलब एक्स्ट्रा मतलब और भी, आर रिकॉल मतलब फिर से वो पल अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं जोड़ सकता, क्योंकि इंसानों की जो ज़िंदगी की शक्ति जो होती है बहुत कमज़ोर होती है। वही कह रहे हैं, ये देखो, ओ हाउ फीबल इज़ मैंस पावर, मतलब इंसानों की शक्ति कितनी कमज़ोर है, दैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, अगर उसके ज़िंदगी में कभी अच्छे किस्मत आ जाते, अच्छे टाइम आ जाते हैं, कैन नॉट ऐड अनदर आर रिकॉल, वो अपनी ही ज़िंदगी में उस पल को जोड़ नहीं सकता। यानी किस्मत में जितनी ज़िंदगी खुशी लिखी होती है जितना टाइम के लिए, उतना ही वो आता है, उस खुशी को और जोड़ नहीं सकता, इतनी अंदर इतनी शक्ति नहीं होती है किसी भी इंसान के अंदर। ये कहते हैं हिज वेस्ट थिंक ऑफ हिज लाइफ, मतलब उसकी ज़िंदगी अगर बहुत अच्छा भी मतलब ख़राब सिचुएशन हो, अच्छा सिचुएशन हो, वो कुछ नहीं कर सकता, वो मतलब पहले से लिखाया आता है। ये क्या कहते हैं, वो अपने मतलब फॉर्च्यून को कहते हैं, फॉर्च्यून मतलब भाग्य को कहते हैं। मोर एवर ऐसा है कि ही आल्सो डिस्ट्रॉयज हिज गुड लक, और ऐसा भी कभी कभी होता है कि अच्छे गुड लक भी होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी को बना नहीं सकता, उसके लक को भी कभी कभी ख़राब होता है, क्योंकि उसकी किस्मत में लिखे होते हैं। समझ पा रहे हैं? यानी आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, ऐसे कई फिलोसफर हैं, वो पहले से बातें लिखी लिखाई है, तो फिर कहते हैं कुछ लोग मेहनत पे क्यों यकीन करें जो पहले से लिखी लिखाई। तो कहा जाता है कि लिखी लिखाई हो सकता है, भगवान ने लिखा हो आपकी किस्मत में, अगर मेहनत किया हो आपने तो उसको ज़िंदगी को बदलने का भी हो सकता है, मशवरा वो दे दे। तो इस तरह से कहते हैं कि देखो ऐसा हो सकता है कि अपनी ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, गुड लक भी बर्बाद हो सकता है अगर वो पहले से है, वो आप ज़िंदगी में ना जोड़ सकते हो ना घटा सकते। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा है तो बिल्कुल होगा। इससे मतलब आपको ये बातें समझने की ज़रूरत नहीं, वो इसलिए अपने इस पोइम में कहना चाहते इसलिए कि अगर उनकी ज़िंदगी में लिखा हुआ ये बात है तो पक्का हो के रहेगा, वो कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर उनको जाना है तो जाएंगे, अगर नहीं जाना है तो ये भी हो सकता है उनकी किस्मत में नहीं लिखो नहीं जाना। लेकिन वो तो जान रहे थे कि उनको जाना नहीं है, वो सिर्फ जर्मनी जा रहे थे कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे, वो सिर्फ टेस्ट करना चाहते थे अपने वाइफ की मोहब्बत को, लव को, कि पहले की तरह है कि नहीं। फिर कहते हैं बट कैन कम बैड चांस, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बुरे वक्त भी आते हों बदकिस्मती से, एंड वी ज्वाइंट इट टू आवर स्ट्रेंथ, लेकिन हम लोग की ज़िंदगी में अगर बुरा वक्त भी आता है तो वो अभी हम लोग को कला सिखाते हैं कि कैसे इससे स्ट्रेंथ डेवलपमेंट करें। जैसे आपकी लाइफ में, हम लोग की लाइफ में कोरोना का टाइम आया था, तो इससे हम लोग की ज़िंदगी बर्बाद ना होकर कई ज़िंदगी उभरी है, बनी, हम लोग कई टेक्नोलॉजी से आगे निकले। हाँ, कई लोगों की जान गई वो बात अलग है, लेकिन खुद से बताओ, ये भी जो है बैड चांस तो हो सकता है, लेकिन ज्वाइन इट टू आवर स्ट्रेंथ, इससे हम लोग को पावर शक्ति मिलती है। जैसे मालूम चला कैसे बैड चांस आता तो कैसे हम लोग को डेवलपमेंट मिलता है। मैं 3 कहानी सुनाता हूँ, मतलब 3 दोस्त की एक कहानी सुनाता हूँ। जैसे ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है और सी व्यक्ति है, ठीक है। और मालूम चला ए व्यक्ति के फादर का डेथ हो जाता है, तो बी व्यक्ति के फादर भी अभी मतलब ज़िंदा हैं और इनके भी फादर अभी ज़िंदा हैं, तो ये दोनों इनके सेरेमनी पे, मतलब इनके फादर के सेरेमनी पे जाएंगे। अब जो ये फील कर रहे होंगे जो इस मोमेंट को, फ़िलहाल इनके फादर जब ज़िंदा है, इनके फादर भी ज़िंदा है, तो ये अभी फील नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके फादर अभी ज़िंदा हैं दोनों के, तो इनके फादर को जो डेथ हुआ है वो एक्सपीरियंस को अभी दोनों ने मतलब झेला ही नहीं है। अब कुछ दिनों के बाद मैं मालूम चला कि ये जो हैं इनके फादर का डेथ हो जाता है और ये व्यक्ति इनके पास आते हैं और ये भी व्यक्ति इनके पास आते हैं लास्ट सेरेमनी के लिए इनके फादर के। तो बताओ, जब इस मोमेंट को ये जब मतलब एक्सपीरियंस कर रहा होगा, अनुभव कर रहा होगा, तो बताइए सबसे पहला ए व्यक्ति इसके दर्द को समझ रहा होगा कि सी व्यक्ति, तो आप खुद कहोगे सर ए व्यक्ति बहुत अच्छे से समझ रहा होगा, सी व्यक्ति के पिता तो अभी भी ज़िंदा हैं, वो क्या जानेगा इस मोमेंट को। तो ये जो आप झेले होंगे, ये क्या करना है, कैसे लास्ट सेरेमनी होगा, किस तरह से मतलब समझाना है, संतावना देना है किसको, किस तरह से, ये जो कला जो सीख चुका होगा उस मोमेंट को झेलकर, ये अभी नहीं सीखा होगा। यही इसीलिए अगर भी ज़िंदगी में अगर बैड चांस भी आता है, गलत टाइम भी आता है, तो हम लोग को बहुत कुछ सिखा के जाता है, ना कि हम लोग को बर्बाद करके जाता है। कई चीज़ होते हैं कि बिगड़ते हैं, बदलते हैं, लेकिन बहुत कुछ उससे हम लोग को सीखने को मिलता है, ठीक है ना। क्योंकि ये खूबसूरती है मतलब ज़िंदगी की कि हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं अपने बैड एक्सपीरियंसेस से भी। तो यही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम लोग सिखाते हैं, हम लोग अपने आप को सिखाते हैं। वी टीच इन आर्ट, इसको कला सिखाते हैं, अपनी लेंथ मतलब कैसे आगे इसको ले जाएं और कैसे बढ़ाएं और कैसे किसको मतलब संतावना दें, कैसे किसको बताएं कि क्या करना है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस टाइम में ये जो व्यक्ति इसको गाइड कर देगा, ये व्यक्ति कभी नहीं कर सकता।
यही स्ट्रेंथ सिखाते हैं लेंथ लॉन्ग ले जाके। इट्स सेल्फ और अस टू एडवांस, मतलब पहले ही सीख लेते हैं तो उतनी फ़र्क नहीं पड़ती। अगर मालूम चला आपने मतलब वाइफ को कहते हैं, ये तो मैं समझाने के लिए आपको कहा कि अगर आप भी है, मुझे किस्मत में अगर जाना है और सेपरेट होना है तो चलो मैं टेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि डेथ तो सर्टेन है, निश्चित है और बिल्कुल आना ही है। तो चलो क्या करते हैं, एक कला इससे भी सीखते हैं कि मैं चलो और जिस दिन परमानेंट जुदाई होगी, सेपरेशन होगा, तो मैं थोड़ा दिन के लिए सेपरेट होता हूँ और उस चीज़ को आप फील कर पाओ कि कैसी मतलब लाइफ होती है जुदाई के बाद, ठीक है ना। तो उसको अनुभव कर पाओ कि जब मैं लास्ट सेरेमनी लूँगा, हमेशा के लिए अलविदा तुमसे लूँगा, तब उस चीज़ को आप कैसे झेलोगे और कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर आगे अपनी ज़िंदगी को आर्ट दोगे, कला दोगे। क्योंकि हर ज़िंदगी, सबकी ज़िंदगी क्या होती है, टेम्परेरी होती है, कोई भी फिक्स्ड होता ही नहीं है, सब टेम्परेरी है। 10 साल 20 साल 100 साल के बाद सब चेंज हो जाते हैं, सब बदलते रहते हैं। तो इस चीज़ को आप कला कैसे दोगे, अपने आप को, लाइफ को बढ़ाओगे कैसे, ये बात ये सिखाना चाह रहे हैं, किससे, इस पोएम और इस स्टैंजा से जरिए। तो अब आओ मैं अगला मतलब 4th आपको स्टैंजा पढ़ाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये बातें भी समझ में आ गई होगी। अब आप जल्दी से कॉपी करके समझ में आ गया होगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, फिलहाल इसको आगे पढ़ लेते हैं। चलिए अब देखिए अगला लाइन है, 4th स्टैंजा है ये कहते हैं, वेन दो साइड्स नॉट विन बट साइड्स माई सोल अवे। ये कहते हैं कि देखो, जो तुम इस तरह से रोती हो, इस तरह से कराती हो, तो तुम हमारे सोल मतलब क्या होता है, आत्माओं को झोड़ कर रख देती हो, आत्माओं को हिला कर रख देती हो, ठीक है ना। ये कहते हैं वेन दो विप्स अनकाइंडली काइंड, तो इस तरह से आंसू तुम बेवजह की बहाती हो। माई लेफ्ट ब्लड डोथ डिके, और इस तरह से मेरा जो ब्लड है, खून का कतरा जम जाता है जिस्मों में, बॉडी में, इस तरह से होता है। समझ में आया। इट कैन नॉट बी, ऐसा हो ही नहीं सकता, दैट दो आई हैव दो लव्स मी, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, दो सेस और ऐसा करें, इफ़ इन दाइन माई लाइफ दो वेस्ट, और इस तरह से मेरी ज़िंदगी कोई बर्बाद कर दे, जो प्रेमिका है मेरी, जो मेरी मोहब्बत करने वाली है, वो मेरी ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद कर देगी, ऐसे मतलब हो ही नहीं सकता, उम्मीद नहीं है। दो आर द बेस्ट ऑफ मी, क्या ये मेरे लिए अच्छा होगा जो तुम मेरे लिए ऐसा कर रही हो, बिल्कुल नहीं। ये इस तरह से मतलब अपने वाइफ को समझाते हैं, कौन, जॉन डन एनामोरे को, ठीक है ना, कि जो मतलब मोहब्बत करते हैं, जो मतलब इस तरह से प्रेम करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मतलब ऐसा करें, और ये हो नहीं सकता कि वो हमारे आत्माओं को झोल के रख दें, मतलब बर्बाद कर दें, ऐसा नहीं होगा। वो रियल मोहब्बत करने वाले ऐसे कभी किसी और को बर्बाद नहीं करते। ये आपका 4th स्टैंजा है। और इसके बाद जो 5th स्टैंजा, लास्ट स्टैंजा है, आप इसको लास्ट में दिखाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा चलिए एक लास्ट स्टैंजा है, और लास्ट स्टैंजा में हम लोग देखो क्या पढ़ेंगे। लेट नॉट दाई मतलब क्या समझना, योर, अभी बताए थे, दी मतलब यू, योर, दाइन डिवाइनिंग मतलब क्या होता है, पवित्र हर्ट। लेट नॉट डिवाइनिंग हर्ट मतलब लो, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट मतलब अपने जो पवित्र दिल है उसको मतलब बर्बाद मत करो। फॉर थिंक मतलब पहले से ये सोचकर, एनी इल मतलब पहले से कोई मतलब बुरा मत सोच लो, मतलब और उससे अपने हर्ट को गंदा मत करो, बर्बाद ना करो। और फिर करते हैं डेस्टिनी में टेक डाई पार्ट, हो सकता है आप जो गलत सोच रहे हो अपने दिलों में, अपने वाइफ एनामोरे को बोलते हैं कि हो सकता है जो आप अपने दिलों में सोच रहे जो बुरा, वो हो सकता है तुम्हारा साथ दे दे और घटना हो जाए। तो इस तरह से तुम अपने फॉर थिंक पहले से बुरा मत सोचना, कोई बुरा चीज़ मत सोचना, ना एनी जिससे मतलब अपनी ज़िंदगी में वो आ जाए, डेस्टिनी में मतलब भाग में साथ दे दे, ऐसा कभी मत सोचिएगा, ठीक है। फिर कहते हैं एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और हो सकता है वही आपकी ज़िंदगी में आप ही जो सोच रहे हो, समझ रहे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, दिक्कत होगा। फिर कहते हैं बट थिंक दैट वी, और सोचो कि हम लोग जो हैं, एंड मे टर्न्ड असाइड टू स्लीप मतलब एक ही मतलब बेड के ऊपर एक ही करवट एक दूसरे के मोड़े हुए सोए हुए हैं, मतलब एक दूसरे को देख नहीं रहे लेकिन एक ही बेड पर क्या किए हैं, सोए में, टर्न्ड अस्लीप किए हुए साइड पर। देन दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी मतलब नेवर का मतलब नेवर का मतलब क्या समझो, नेवर मतलब कभी नहीं। ये कहते हैं कि जो सच्ची मोहब्बत एक दूसरे से कहते हैं, जो एक दूसरे को ज़िंदगी देते हैं, वो कभी एक दूसरे से मतलब जुदा ही नहीं हो सकते। हो सकता है उनकी मतलब बॉडी मतलब जिस अलग हो सकती है, लेकिन उसकी आत्माएं, सोल एक ही साथ रहती है हमेशा के लिए। अगर कोई भी सच्चा मोहब्बत करता है तो कभी जुदा नहीं होता, उसकी रूह हमेशा एक साथ होती है। ये किसको कहते हैं, अपने वाइफ एनामोरे के। फिर से कि आप अपने दिल को मतलब बुरा
गंदा मत करो, ये सोचकर पहले से कोई मतलब फॉर थिंक मी एनी एल, कोई मतलब बैड सिचुएशन मत सोच लेना, जो मतलब आप सोच रहे हो वही ना हो जाए ऐसा भी मत सोच लेना, क्योंकि हो सकता है ये डर कभी कभी फुलफ़िल हो जाता है, मतलब जो सोचते हो वही कभी कभी हो भी जाता है लाइफ में, देखोगे। इसलिए सोचो गलत मत, नेगेटिव थॉट्स लीड्स टू नेगेटिव थिंकिंग, मतलब जो थॉट्स होता है आपका वो नेगेटिव थिंकिंग की ओर ही ले जाता है, हमेशा उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बर्बाद होते हैं। इसलिए जैसा सोचते हैं इंसान वैसे ही बनता भी है, तो वही बोल रहे हैं कि कभी ऐसा मत सोचना गलत, नहीं तो गलत हो भी सकता है। और ऐसा सोचे कि हम लोग जो हैं ऐसा सोचो कि हम लोग एक ही टर्न असाइड टू स्लीप, सोए हुए हैं एक ही जगह पे, सिर्फ करवटें मुड़ी हुई है, हम लोग एक दूसरे को देख नहीं रहे कि सपने में। एंड वो वन हु अनदर कीप अलाइव, मतलब एक दूसरे को जो साथ रहते हैं, जीवित रहते हैं, नेवर पार्टेड, भी कभी जुदा नहीं होते। ये आपका क्या हो गया, पूरा ख़त्म। और आते हैं अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर। ऑब्जेक्टिव दिखाते हैं आपको कि कौन सा क्वेश्चन है। मैं 10 क्वेश्चन आपको लिखूंगा, आप जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे 10-12, उसके बाद एंड हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए तो ये ऑब्जेक्टिव है, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, आप जल्दी जल्दी आंसर लगा लें। 8 ही ऑब्जेक्टिव इसमें कवर हो पाया, मुझे उम्मीद है कि आप इसको बना लीजिएगा कॉपी पे, तो जल्दी से, नहीं तो इसका PDF चला जाएगा। इंग्लिश बाय नादिर सर, टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, इंग्लिश बाय नादिर सर, या डायरेक्ट आप इसको सर्च कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, जॉन डन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटिस्लाव आई डू नॉट गो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो ठीक है ना, दृष्टि इंग्लिश जहानाबाद। तो प्रेजेंट हिमसेल्फ स्वीटिस्लाव इन डू नॉट गो क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी देखोगे आई, बताओ जो आई अपने आप को मतलब दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं, फर्स्ट पर्सन तो होता ही है और वो सिंगुलर होता है, सही बात है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही है। दूसरा बताओ, स्वीटेस्ट लव नॉट गो इज़ डेडिकेटेड पोएम किसके लिए था, तो किस तरह का पोएम है, देखो लव पोएम है, बताओ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में डेडिकेटेड पोएम दिया हुआ है। दूसरा क्या देवे, एलिजोरिकल पोएम, और सी ऑप्शन लव पोएम दी है। ऑल ऑफ दिस तो नहीं होगा, तो सी ऑप्शन सही है। डॉन इज़ नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सही बात है। सटायर्स, सही बात है। सरमन्स, एलिजीज सबके लिए है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। डाई का मतलब बताए थे टू डाई, सही है। स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस टू, किसके लिए था, उनकी वाइफ के लिए, तो डन्स मदर फादर, तो आप ऑप्शन डी हो जाएगा। जॉन डन इज़ गोइंग टू, तो कहाँ जा रहे थे, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, तो जर्मनी जा रहे थे। द पॉइंट जॉन डन इज़ बेटर देन, किससे अपना कंपेरिजन किए थे, सन से, तो मून हो जाएगा सन, ऑप्शन बी सही है। और सन से डी ऑप्शन 8वां, द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो इज़ डन्स का क्या था, कॉन्टिनेंटल ट्रिप था, ट्रैवलिंग, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये बातें समझ आए। अब इसका देखो हम लोग और ऑब्जेक्टिव है 8-10 ऑब्जेक्टिव और लाएंगे, 20-25 कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग इसका समरी लिखवाएंगे, लाइन एक्सप्लेनेशन होगा, यानी आपका और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ये चारों पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, है ना, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, और आप भी ज़्यादा इससे बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा, प्रोवाइड होगा। लेकिन फ़िलहाल आप लोग क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए सब जगह, ताकि और भी इंस्पायरेशन मिलता रहे सबको, ठीक है ना। तो शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक टू यू, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।